ये दोस्तों आगाज और शुभारंभ हो चुका है कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड 2025 के बच्चों के लिए वह हमारा संघर्ष जिसके लिए आज आपको 20 में से 20 नंबर दिलाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड वर्ष 2024-25 के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। आज हम आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आपको बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर में से 20 अंक दिलाएंगे। देखिए दोस्तों, जब आप बोर्ड पेपर में पेपर देने जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका बोर्ड का पेपर रहेगा। कक्षा 10वीं का उत्तर प्रदेश बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद पेपर कोड आपको कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें से 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। कुल अंक आपको 70 नंबर के रहेंगे। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं अपने उन प्रश्नों के उत्तर को। और ये वो प्रश्न हैं जो ना केवल आपको बोर्ड में एमसीक्यू को सॉल्व करके 20 में से 20 नंबर दिलाएगा, बल्कि आपको एक बेहतर समझ देगा, जिससे आप लॉन्ग प्रश्न और शॉर्ट प्रश्न को भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कुछ दिशा निर्देश भी दिया जाता है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही उत्तर का चयन करें और उत्तर पुस्तिका में केवल सही विकल्पों का क्रमांक लिखें। 1 से लेकर 20 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार का प्रश्न रहेगा। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपके सामने ये पहला प्रश्न है। भारत में कुल कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत विश्व में एक विविधतापूर्ण वाला जलवायु वाला देश है। इस पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो हमारा भारत है इसमें कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये जानने से पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि जलवायु होता क्या है। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग ये जानते हैं कि जलवायु क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहारिक रूप में यह शब्द आया है, जलवायु शब्द, उसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा मान लीजिए यूपी है, ठीक। यूपी में हमने क्या किया, वर्ष 1990 से लेके वर्ष 2025 तक हमने क्या किया, मौसम का अध्ययन किया कि वर्ष 1990 से लेके वर्ष 2025 तक कितना ठंड पड़ा, कितना गर्मी पड़ा, कितना बरसात हुआ तो मूसलाधार हुआ कि बूंदाबांदी हुआ, ठंड पड़ा तो शीत गिरा कि नहीं गिरा, फिर उसके बाद गर्मी हुआ तो लू चला कि नहीं चला, तापमान कितना डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा, यानी गर्मी कितनी डिग्री सेल्सियस तक बढ़ी, फिर उसके बाद ठंड बढ़ा तो कितने डिग्री सेल्सियस तक ठंड आमतौर पे बढ़ा। इन सब का जब हम अध्ययन करेंगे 1990 से लेके वर्ष 2025 तक, यानी कितने समय का अध्ययन करेंगे, 35 वर्ष का। कहना यह चाहता हूं दोस्तों कि यदि जैसे हम उत्तर प्रदेश को ले लें और 1990 से लेकर वर्ष 2025 तक 35 वर्षों का जब हम ठंडी, गर्मी, बरसात, बारिश इन सब का अध्ययन करेंगे, कितना गर्मी पड़ा, कितना ठंडी पड़ा, कितना बरसात पड़ा, शीत गिरा कि नहीं गिरा, और फिर वर्षा कैसे हुई, लू चला कि नहीं चला, उसके आधार पर हमको कुछ जानकारी मिलेगा। वो जानकारी क्या मिलेगा? एक जानकारी ये मिल सकता है कि पिछले 35 वर्ष का अध्ययन करने से ये पता चला कि ठंड बढ़ रहा है, ये पता चलेगा कि गर्मी जो है बढ़ रहा है, और ये भी पता हो सकता है कि बारिश पहले की तुलना में कम हुआ। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि जलवायु का हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जलवायु का परिवर्तन हो रहा है। और हमारी जलवायु कैसी हो रही है, ठंडी ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। तो किसी भी विशिष्ट, तो जलवायु का मतलब ये हुआ कि किसी भी क्षेत्र में 35 वर्षों में मौसम की मापी गई मात्रा को जलवायु कहते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र में आप 35 वर्ष का मौसम का अध्ययन करेंगे, उसके बाद जो निष्कर्ष मिलेगा वही आमतौर पर जलवायु होता है। उसी को ही हम जलवायु के अंतर्गत लाते हैं। उसके बाद निष्कर्ष देते हैं कि आपका जलवायु बदल रहा है, कैसा है।
तो प्रश्न क्या है, भारत में कुल कितने प्रकार की जलवायु? तो भारत में 6 तरह की जलवायु पाए जाते हैं। देख सकते हैं इस फोटो में कि भारत की जलवायु वर्षा भी कहीं होती है, कहीं पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार की भारत में जलवायु है। प्रश्न 2, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो उत्तर है राजस्थान। चलिए तीसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण कौन सा है? ऑप्शन ए वृक्षारोपण, ऑप्शन सी जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग, ऑप्शन सी नदियों का प्रदूषण और ऑप्शन डी जल संरक्षण। देखा जाए दोस्तों, यदि इनमें से यदि आप चारों को देखा जाए तो चारों सही है, क्योंकि चारों की वजह से क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। और जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ, जलवायु का परिवर्तन का मतलब किसी भी क्षेत्र में 35 साल में मौसम में क्या बदलाव आया उसका अध्ययन ही, किसी भी क्षेत्र में 35 वर्ष का मौसम का अध्ययन ही जलवायु कहलाता है। किसी भी क्षेत्र में 35 साल में मौसम का अध्ययन को ही जलवायु कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो देखा जाए सारे ही कारण है क्या जलवायु परिवर्तन का। आप वृक्षारोपण करोगे तो भी कुछ ना कुछ जलवायु में परिवर्तन तो होगा ही, आप जल संरक्षण को तो भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर उपयुक्त सभी ने दिए हैं, तो इनमें से हम उसी को टिक करेंगे जो सबसे ज्यादा सही होगा। तो वृक्षारोपण से ज्यादा जलवायु परिवर्तन नहीं होता है, और फिर जल संरक्षण से भी ज्यादा जलवायु परिवर्तन नहीं होता है। तो हम ए और डी को काट देते हैं। अब आता है नदियों का प्रदूषण। हाँ, नदियों के प्रदूषण से जलवायु परिवर्तन होता है, लेकिन उससे ज्यादा जलवायु परिवर्तन किससे होता है? जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग से। यदि हम जीवाश्म ईंधन का, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, लकड़ियां हैं, इन सब का जब हम उपयोग करते हैं तो ज्यादा जलवायु क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्योंकि इन सब का जब उपयोग करेंगे, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, लकड़ी है, कोयला है, तो CO2 निकलेगा। और CO2 से क्या होगा, हमारे वायुमंडल में, हमारी इस पृथ्वी पर तापमान बढ़ेगा। और जब तापमान बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी। गर्मी को क्या करता है, बढ़ाता है। और गर्मी को बढ़ाएगा तो हम क्या कहेंगे, जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है। तो कहेंगे जलवायु का एक तरह से परिवर्तन हो रहा है, हमारा जलवायु कैसे गर्म हो रही है। अब देखिए चौथा प्रश्न, किस अधिनियम के तहत भारत में उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित किया गया है? उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित किया। ऑप्शन ए जल संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और ऑप्शन सी उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण 1986 और ऑप्शन डी सूचना का अधिकार अधिनियम। अब दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आ जाए उपभोक्ता। उपभोक्ता को अंग्रेजी में कंज्यूमर बोलते हैं। अब उपभोक्ता क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए दोस्तों मेरे पास ये पेन है, तो ये अगर ये मेरे पास एक पेन है तो इस पेन की क्या उपयोग होता है कि मैं इससे लिख सकता हूँ। ये मेरे पास अगर ये पेन है तो इस पेन की उपयोगिता है कि मैं इसे लिख सकता हूँ। तो इसका उपयोगिता क्या है कि मैं इसको लिख सकता हूँ। तो जो इस पेन का उपयोग करेगा लिखने के लिए वो क्या कहलाएगा, उपभोक्ता। किसी चीज का उपयोग करने वाला व्यक्ति क्या होता है, उपभोक्ता होता है। तो उपभोक्ता का संरक्षण करने के लिए क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं। अगला प्रश्न, ग्रीनविच समय GMT रेखा किस देश से गुजरती है? यानी जो ग्रीनविच GMT समय रेखा है वह किस देश से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर है विकास होकर गुजरती है, ये जो है इंग्लैंड से होकर गुजरती है। इंग्लैंड में ग्रीनविच से ये होकर गुजरती है। और ये GMT होता क्या, देखिए GMT से पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। एक पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है, किधर बांटा गया, एक पूर्व और पश्चिम, यानी ये वाला हिस्सा हुआ पूर्व का, यह वाला हिस्सा हुआ पश्चिम का। और GMT रेखा से ही समय का निर्धारण किया जाता है। और हमने जो है GMT का हमने जो है
5 घंटा 30 मिनट हमारा जो है GMT से हम आगे चलते हैं। हमारा जो है क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समय है। जैसे मान लीजिए GMT पर अगर 12 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं, तो हमारे यहाँ सुबह 5:30 हमारे यहाँ हो रहा होगा, क्योंकि हम उनसे आगे हैं 5 घंटा 30 मिनट। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की बात करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30-24 और अनुच्छेद 25 और 28। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 14-18। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता की बात करता है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 24-25 शोषण की संरक्षण का बात करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं। और अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का एक तरह से अधिकार आपको देते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः उत्पादित किया जा सकता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस। तो इसका सही उत्तर है जल। जल का हम पुनः उत्पादित कर सकते हैं। अब आपको बड़ा अच्छे से जल का कैसे, देखिए जल जो बनता है वो प्राकृतिक घटना से बनता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 100 kg कोयला है, यदि हमने 100 kg कोयले को जला दिया तो 100 किलो कोयले को बनने को 100 साल भी लग सकता है, तो भी शायद ना बन पाए। पेट्रोल भी जो होता है, हो सकता है कि 100 जला दिया हमने 100 लीटर, ये भी ना बन पाए 100 साल में। हो सकता है कि गैस भी 100 साल में ना बन पाए। लेकिन जो जल होता है वो हमेशा एक प्राकृतिक घटना से ये हर साल बनता रहता है। इसका जल चक्र होता है कि तालाबों में, नदियों में, झीलों में पानी का वाष्पीकरण होगा, उन वाष्पीकरण से बादल बनेगा, फिर बादलों से वर्षा होगी। ये हर साल ये घटना होती रहती है। चलिए वर्ष 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ये देखिए अब हम इतिहास में आ चुके हैं। इतिहास का प्रश्न है कि वर्ष 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए कृषि का विकास, ऑप्शन बी आधुनिक शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन सी अंग्रेजों की शोषण नीति, ऑप्शन डी रेलवे का विकास है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब किसी देश में विकास होगा तो क्रांति तो लाएंगे नहीं। तो ये जो है ऑप्शन ए काट दो, ऑप्शन बी भी काट दो, ऑप्शन डी भी काट दो। सी ज्यादा सही है, सी सही है, अंग्रेजों की शोषण नीति। क्योंकि अंग्रेज जो शोषण करते थे उस वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। चलिए पहला 9वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जो आपको दिलाएगा आपको दिलाएगा 20 में से 20 नंबर। यानी ये जो अगला प्रश्न है आपका, देखते हैं। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1975 और ऑप्शन डी 1980। तो सिक्किम भारत का हिस्सा बना 1975 को हिस्सा बना। उससे पहले क्या, सिक्किम में भूटान जैसा ही एक देश था जिसका सुरक्षा करना सेना का अपन 1975 से पहले भारत क्या था, परिशील भारत जो था वो क्या करता था, वो सिक्किम का सुरक्षा करता था, अन्य बहुत सारी चीजें करता था। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया था, वर्ष 1975 के समय क्या किया था, वहां पर जनमत संग्रह करवाकर क्या किया था, इसको भारत में मिला लिया था। चलिए अगला प्रश्न 10वां, 7 सिस्टर से किस क्षेत्र को संबोधित किया जाता है? यानी 7 बहनों के नाम से किस क्षेत्र को संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए दक्षिण भारत, ऑप्शन ए, एक सेकंड दोस्तों रुकिए, ठीक है। ये प्रश्न है 7 सिस्टर से किस क्षेत्र को संबोधित किया? ऑप्शन ए दक्षिण भारत, ऑप्शन बी पूर्वोत्तर भारत और ऑप्शन सी पश्चिमी भारत और ऑप्शन डी मध्य भारत। तो सही उत्तर होगा बी पूर्वोत्तर भारत, यानी जो पूर्वी भारत के, जैसे आपका मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, इनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है।
चलिए अगला प्रश्न है 11वां, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? ऑप्शन है 1959, ऑप्शन बी 1962 और ऑप्शन सी 1975 और ऑप्शन डी 1992। तो देखिए दोस्तों, इसका ये उत्तर और ये ए और डी दोनों सही है, लेकिन कुछ मायनों में सही है। जैसे भारत में पहली बार पंचायत राज व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो उसका उत्तर है 1959। अब आपको बड़ा अजीब लगेगा, पंचायती राज व्यवस्था तो 73 संविधान संशोधन में आया था, 1991 में आया था, तो 1959 में कैसे हो गया था? 1959 में राजस्थान में पहली बार इस पंचायत व्यवस्था को लागू किया गया था, लेकिन 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया था और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यानी 1992 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था, पूर्ण रूप से लागू किया गया था, 73 संविधान संशोधन द्वारा आया था, और 1959 में क्या था? इसको एक अनौपचारिक दर्जा दिया गया था। हाँ भाई तुम भी कुछ हो, लेकिन पूर्ण रूप से संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? संविधान में इसको कब लिखा गया था, मान्यता दी गई थी, संशोधन करके लाया गया था। संशोधन का मतलब होता है कि जैसे मान लो संविधान में है, संशोधन का मतलब होता है कुछ चीज उसमें जोड़ देना, कुछ चीज हटा देना, या हो सकता है कि कुछ चीज है तो कुछ चीज जोड़ देना और उनमें से कुछ चीजों को निकाल देना। संशोधन मतलब कुछ चीजों को जोड़ना, कुछ चीजों को निकालना है। हो सकता है कि संशोधन करे, कुछ चीजों को निकाल रहे हो, जोड़ कुछ नहीं रहे हो सकता है कि कुछ चीजों को आप जोड़ रहे हो, निकाल कुछ भी नहीं रहे हो सकता है कि कुछ चीजों को निकाल रहे, कुछ चीजों को जोड़ रहे थे। तो 73 संविधान संशोधन आ रहा है, इसको हमने संवैधानिक दर्जा दे दिया कि भैया अब ये संविधान में है, संविधान का एक हिस्सा ही है पंचायती राज व्यवस्था। 1992 में किया, लेकिन उससे पहले एक अनौपचारिक रूप से सबसे पहली बार कब लागू किया था? 1959 में राजस्थान में। तो उत्तर है 1959। अगला प्रश्न, भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए केवल गुजरात और राजस्थान से, ऑप्शन बी केवल मध्य प्रदेश और झारखंड से, ऑप्शन सी 8 राज्य से, ऑप्शन डी 10 राज्य से। तो सही उत्तर है सी, 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है हमारी। इसको जो है आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। और मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों, देखिए ये जो फोटो है ना, ये एआई के द्वारा बनाया गया है। जैसे ये जो फोटो है ये एआई के द्वारा बनाया गया है, तो राज्यों की सीमा में बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा कि राज्य की सीमा तो बहुत कटी फटी है, तो उसको ध्यान न दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी ठीक है, राज्य की सीमा वो एआई द्वारा ऐसे बनाया गया है, तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान न दीजिएगा। और सवाल उठता है मैंने यही फोटो क्यों लिया? क्योंकि ये फोटो आप लोग को ज्यादा पसंद आता है, आप लोग को ज्यादा देखने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इन फोटो को लिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, किसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम और डी बाल गंगाधर तिलक। तो सही उत्तर है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो थे, इन्होंने के आधार पर इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस की स्थापना की। जो आज राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, जिस कांग्रेस का आप लोग जानते हो, उसकी स्थापना कब हुआ था? उसका स्थापना 1885 में हुआ था, ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था, जो कि एक रिटायर्ड आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, जिसको आज आईएएस बोलते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रहे। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिया हुआ है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी 13वां, ऑप्शन सी 14वां, ऑप्शन डी 7वां। तो सही उत्तर है 13वें शिलालेख से युद्ध की जानकारी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, संयुक्त राज्य संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क और ऑप्शन सी जिनेवा। तो इसका सही उत्तर है पेरिस। पेरिस में है, सर पेरिस में न्यूयॉर्क में है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, न्यूयॉर्क में क्या है, ये जो है यह उपस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, किस नदी को बिहार का अशोक नदी कहा जाता है?
ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी दामोदर और ऑप्शन डी सोन। तो सही उत्तर है कोसी। कोसी जो नदी है बिहार में बाढ़ लाने के लिए जिम्मेदार है। ये बाढ़ लाती इसलिए इसको बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। प्रश्न 17वां, दांडी यात्रा किसके विरोध में की गई थी? ऑप्शन ए भू राजस्व के विरोध में, ऑप्शन बी नमक कानून के विरोध में, ऑप्शन सी शिक्षा प्रणाली के विरोध में और ऑप्शन सी कृषि सुधार में। तो सही उत्तर है नमक कानून, यानी महात्मा गांधी ने नमक कानून के विरोध में दांडी यात्रा निकाली थी। 18वां प्रश्न, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1949, 26 जनवरी 1950 और 2 अक्टूबर 1950। यानी भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया? देखिए, इस संविधान को 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। देखिए, दो शब्द है, एक होता है अपनाना, एक होता है लागू करना। तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी के जो राजनेता थे उन्होंने अपना लिया था कि हाँ संविधान बन गया, 26 जनवरी 1949 को अपना लिया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को उन्होंने किया था और उसी दिन संविधान लागू हुआ था और उसी दिन हम क्या गणतंत्र हुए, हम क्या हुए गणतंत्र हुए। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर 19वां प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जल संरक्षण, ऑप्शन बी वनों का संरक्षण, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन सी भूमि सुधार। तो सही उत्तर है वनों का संरक्षण से। देख सकते हैं इस प्रकार पेड़ों से चिपक कर क्या करते थे, वनों को कटाई को रोकते थे कि हम चिपक जाएंगे लेकिन हम वनों को काटने नहीं देंगे। चलिए 20वां और अंतिम प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन ए बनारस अधिवेशन, ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन, ऑप्शन सी लखनऊ अधिवेशन और ऑप्शन डी इलाहाबाद अधिवेशन। अधिवेशन का मतलब होता है वहां पर बहुत सारे कांग्रेस के नेता आते थे, उनके कोई अध्यक्ष होता था, बहुत सारे लोग होते थे, बातचीत करते थे, कुछ प्लानिंग करते थे कि ये काम ऐसे करेंगे, इस तरह से होगा, वो अधिवेशन होता था। देखिए सूरत का जो अधिवेशन था उसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में होता है। तो दोस्तों ये थे सामाजिक विज्ञान के वो 20 बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर जो आपको ना केवल पेपर में 20 में से 20 अंक दिलाने में मददगार होंगे बल्कि आपको एक बेहतर समझ देंगे, जिससे क्या कर पाएंगे आप जो है बेहतर आंसर लिख पाएंगे। तो पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे ओमकार मौर्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कोई चीज ना समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।